जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे। और मैं हूं अभिषेक। पिछले क्लास में हम बात किए थे भारत के कुल राष्ट्रपति के बारे में और उनसे जुड़े विविध प्रश्नों के बारे में। आज हमने लिखा है, आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मैं उन्हीं अनुच्छेद को लेने का कोशिश किया हूँ, या तो आज तक वो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अपना संविधान के अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद जो 53 है वो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका मतलब क्या होता है वो समझाते हैं हम आपको। भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं उनमें सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का माना गया है। इसीलिए भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। अगर कोई प्रश्न पूछते कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, ऑप्शन दे दे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। ठीक है। तो 52 क्या कहता है, 53 क्या कहता है। नेक्स्ट, अब 54 क्या कहता है वो समझने की कोशिश करेंगे। 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हमें जानकारी देता है अनुच्छेद 54, और कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। उस निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है मैं समझाऊं आपको, कि उनको वोट कौन कौन दे सकता है। हम आप दे सकते हैं क्या? नहीं ना। अब कौन भाग लेते हैं उनके चुनाव में, वो तीन मैं ग्रुप करके आपको समझाऊंगा। पहला ग्रुप है संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। मतलब क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में आ गया एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, इसके सभी निर्वाचित सदस्य। अब जानते हैं हम लोग कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये उनको वोट नहीं दे सकता है। और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, उनको वो भी इनको वोट नहीं दे सकते। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य ही सिर्फ राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। दूसरा जो अपना कॉलम है वो क्या है, सभी राज्यों जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। समझने की कोशिश करेंगे आप। जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इनके वोट में भाग लेंगे। और तीसरा क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के वोट में भाग लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, क्योंकि सारे राज्यों में विधान परिषद का बात नहीं है। कुछ राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, जहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेकिन सभी में न होने के कारण विधान परिषद के लोग नहीं वोट भाग लेते हैं, और मनोनीत सदस्य चाहे वो राज्यसभा के और लोकसभा के कोई नहीं भाग लेते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं भारत के अनुच्छेद 55 का बात करते हैं, निर्वाचन की रीति। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होता है। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर होता है मैं समझाऊं आपको। जहां पे आम जनता डायरेक्ट वोट में भाग लेती है उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जहां जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं आपको, पंचायती राज का जब चुनाव होता है तो हम आप डायरेक्ट पंचायत समिति सदस्य को तो वोट डायरेक्ट देते हैं, लेकिन क्या आप प्रमुख को वोट देते हैं? नहीं ना। प्रमुख को कौन वोट देता है? प्रमुख को हमारे द्वारा चुने गए पंचायत समिति सदस्य देते हैं। तो पंचायत समिति सदस्य का जो वोट है वो प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रमुख का वोट क्या है, चुनाव, उसको वोट कैसा है, उनको वोट कैसा पड़ता है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव पड़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, उनको अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उनका रीति है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मतलब क्या है, राष्ट्रपति में जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे आप उन सबों को वोट दे सकते हैं। मान लिया कि 4 कैंडिडेट खड़े हैं, उन सबों को आप वोट दे सकते हैं। जैसे आप अपना वरीयता क्रम दीजिए, आप अपने पसंदीदा क्रम दीजिए कि किनको आप पहले नंबर पे पसंद करते हैं, किनको दूसरे नंबर पे पसंद करते हैं। इस तरह से इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। तो ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 55 कहता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 56 क्या है, वो राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बात करें। पदावधि का मतलब पद की अवधि।
वह कितने वर्ष तक अपने पद पे बने रहेंगे, ये राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण से लेकर अपने पद पे 5 वर्षों तक बने रहते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 कहता है। तो हम अब तक उम्मीद करते हैं कि आपको 52, 53, 54 में क्या है, 55 में क्या है और 56 में क्या है याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 57 अपना क्या कहता है। 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब राष्ट्रपति जो हैं वह अपने पद पे कई बार निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में सिर्फ एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो राष्ट्रपति के पद पे 2 बार चयनित हुए हैं, अब तक दूसरे कोई नहीं हो सके हैं। तो पुनः निर्वाचन की पात्रता का उनको अधिकार है, वो कई बार भी उस पद पे निर्वाचित हो सकते हैं, ये अनुच्छेद 57 कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 क्या कहता है राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं, ये इसको अगर हम समझाने की कोशिश करें तो आप समझेंगे कि अनुच्छेद 58 जो है वह राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता के बारे में बात करता है कि उनकी क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो पहला क्या योग्यता होना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर चुके हों, और तीसरा पागल व दिवालिया ना हो, और चौथा क्या होता है, चौथा जो होता है वो लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हो। सदस्य हो ये गारंटी नहीं है, सदस्य हो तो भी कोई दिक्कत नहीं और ना हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बस योग्यता रखना चाहिए उनको। ये कुछ बातें हैं जो योग्यता से रिलेटेड अगर कोई बात पूछे तो वो अनुच्छेद 58 में उसका जिक्र मिलता है। बात करते हैं अनुच्छेद 59 क्या कहता है। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति का कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त है, कुछ शर्तें हैं, तो शर्त के बारे में हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 कहता है। वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद पे होने के बाद वो लाभ के पद को, कोई और लाभ के पद को धारण नहीं कर सकते, और दूसरा वह किसी भी संसद के और या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य, अगर एक तो पहले होने नहीं चाहिए किसी भी सदन के सदस्य, और दूसरा अगर हैं भी तो उन्हें राष्ट्रपति पर नियुक्त होने से पहले उस सदन को त्यागपत्र देना होगा। तो ये कुछ शर्तें हैं जो अनुच्छेद 59 कहता है अपना। अब अनुच्छेद 60 और 61 को एक साथ याद करना है। ये क्या कहता है समझिएगा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति जो अपने पद की शपथ, गोपनीयता का जो शपथ लेते हैं उनको कौन दिलाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो कौन दिलाएगा उनको, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको दिलाएगा, ठीक है। अब 61 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 61 उन पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है उनको पद से हटाने के लिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 60 क्या कहता है, शपथ के बारे में बताता है राष्ट्रपति का, और अनुच्छेद 61 जो है उन पे महाभियोग के बारे में बताता है। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक याद कर लिए होंगे। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट ग्रुप आता है उसमें अनुच्छेद 71 है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा हमारे सुप्रीम कोर्ट करते हैं। आई बात समझ में, सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है कि अगर उनके चुनाव से रिलेटेड कोई भी विवाद हुआ तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेंगे, ये अनुच्छेद 71 कहता है। बात करते हैं अनुच्छेद 72। अक्सर हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति और गवर्नर, इन दो लोगों के पास ऐसा पावर है कि किसी अपराधी को वो क्षमा दान कर सकते हैं। तो क्षमा दान की शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब 3 ऐसी बात है, इन तीनों को एक साथ याद करेंगे। अनुच्छेद 111 क्या कहता है, 123 क्या कहता है, और 143। ये कितना आसान है याद करना, समझिएगा। 111 और दूसरा क्या है 123 और तीसरा है 143। अब 111 क्या कहता है, 111 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति, राष्ट्रपति को 3 तरह का वीटो शक्ति है। पहला वीटो क्या है, आत्यांतिक वीटो, दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो, और तीसरा है पॉकेट वीटो। इसका मतलब क्या होता है समझेंगे। वीटो शक्ति का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो बिल्कुल मना कर देते हैं, अपनी सहमति देने से मना कर देते हैं, तो वो आत्यांतिक वीटो हुआ। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या होता है, वो उस विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए वापस लौटा देते हैं, तो निलंबनकारी हुआ। और पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, ना ही वो असहमति दिखाते हैं, ना ही उस पे साइन करते हैं, और उसको अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेते हैं। तो आज तक पॉकेट वीटो का इस्तेमाल एकमात्र राष्ट्रपति किए हैं, वो ज्ञानी जेल सिंह थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अध्यादेश 130 के तहत राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है मैं बताऊं आपको।
अगर संसद का सत्र न चल रहा हो और कोई ऐसी समस्या खड़ी हो गई हो जिसके लिए बहुत अति आवश्यक कानून बनाना हो, तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि सत्र न भी चल रहा हो तो वह कानून बना सकते हैं। उसी पावर को हम कहते हैं क्या है, अध्यादेश कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 143 का अनुच्छेद अपना क्या कहता है। राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं और इस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं, वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो एक साथ याद किए 3, 111, 111, 123 और 143। 111 पॉकेट वीटो देता है, 123 उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और 143 उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन तीनों को एक साथ याद करना है कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो आपातकाल घोषित कर सकते हैं। आपात अपने देश में 3 तरह के प्रावधान है, एक राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रपति आपात कब लगता है? ये 3 केस में लगता है। एक युद्ध के दौरान लगता है, दूसरा बाह्य आक्रमण मतलब बाहरी कोई आक्रमण हो जाए तब लगता है, और तीसरा आंतरिक अशांति के कारण लगता है। अगर देश के अंदर कोई अशांति फैल गई हो तो उस समय राष्ट्रीय आपात लगता है। आज तक अपने देश में मात्र 3 बार ये राष्ट्रीय आपात लगा है। वो एक 1962 में लगा है, 1962 के दौरान लगा है। इस समय भारत का चाइना से युद्ध चल रहा था, इस दौरान एक बार लगा। एक दूसरा जो है 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय लगा, और तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगा। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आपात 352 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। आपात उपबंध के क्रम में दूसरा जो अपना आपात उपबंध है वो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। यह राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के रिपोर्ट पर किसी राज्य में लगाया जाता है। तो ये अनुच्छेद कौन कहता है? वो 356 कहता है। और आखिरी जो अपना अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपात की शक्ति राष्ट्रपति को देता है। वित्तीय आपात होता क्या है? इस वित्तीय आपात के दौरान किसी चीज़ों का आम दिनों में जो रेट रहता है उससे कई गुना बढ़ जाता है। समझ में आया? आज तक अपने देश में वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। और आखिरी कुछ अब अनुच्छेद हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे, ये राष्ट्रपति से ही जुड़े हैं। समझते हैं आर्टिकल 80 में जो है वो राज्यसभा के संगठन के बारे में और गठन के बारे में बताया गया, और इसी में यह अंतर्निहित है कि राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। वह 4 क्षेत्रों से, साहित्य से, कला से, विज्ञान से और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान रखने वाले व्यक्तियों को वो सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। और दूसरा एक आर्टिकल 331 कहता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति को यह पावर है कि 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, आंग्ल भारतीयों को। अब आखिरी जो 2 अपना है वो है आर्टिकल 85, यह पावर देता है राष्ट्रपति को कि वह लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं, क्या राज्यसभा का विघटन होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 85 उनको पावर देता है। और आखिरी एटलीस्ट बट नॉट लास्ट आप बात करेंगे आर्टिकल जो 108 है, यह अधिकार देता है अपने भारत के राष्ट्रपति को कि वह संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। कुछ दशाओं में दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। यह पावर किस आर्टिकल के तहत है? 108 के तहत राष्ट्रपति को है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।